नमस्कार। आज हमारे बीच में हर सहाय डिग्री कॉलेज के विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी। इनके विषय में अगर बात करें तो ये न ही केवल एक शिक्षक हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक भी हैं, यानी भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक संगठन का भी निर्माण किया है जो गैस और पेट्रोलियम विभाग से संबंधित है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी से, इनसे जानेंगे भाजपा पार्टी के विषय में, शिक्षा संस्थान के विषय में और चल रहे वर्तमान मुद्दों के विषय में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी विकास समाचार पत्र में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आप तो अध्यापक हैं जी, तो प्रथम तो कार्य अध्यापन का ही है आपका। तो अध्यापन कार्य के साथ साथ आपने जो राजनीतिक प्रक्रिया चुनी, इसके पीछे क्या कारण? अध्यापन के साथ साथ जब मैंने देखा समाज में कुछ कुरीतियां हमको दिखाई दी जी तो मैंने सोचा कि शिक्षण कार्य के साथ साथ समाज सेवा भी जी की जाए, जी क्योंकि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा होता है। जी शिक्षक की कोई जात नहीं होती, शिक्षक कोई धर्म नहीं होता। जी शिक्षक सिर्फ शिक्षक होता है, जी क्योंकि वो अपने क्लास में जी सभी स्टूडेंट को पढ़ाता है। जी तो वो उससे पूछता नहीं कि आप किस जात के हो, किस धर्म हो, किस संप्रदाय को। वो सिर्फ नाम से स्टूडेंट को मानता है कि ये मेरे विद्यार्थी हैं, जी ये उन्नत करेंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नत करेगा, हमारे कॉलेज के नाम होगा और सब मेरा नाम भी जी एक विद्यार्थी के माध्यम से जी शिक्षक का भी नाम ऊंचा होता है। अगर विद्यार्थी हमारा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, तो उसके नाम के साथ साथ हमारे शिक्षण संस्थान का भी नाम होता है और टीचर का भी नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जी 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 तो भाजपा पार्टी सिर्फ राजनीतिक तो ठीक है, लेकिन खासतौर से भाजपा को ही आपने क्यों चुना? फिर भाजपा के अंदर राष्ट्रवाद है। जी भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र के विषय में सोचती है, अच्छा और पार्टियां तो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के विषय में सोचती है कि हमें कहां से लाभ मिल रहा है। अच्छा आपने अभी तक देखा होगा जितनी भी पार्टियां पूर्व में भी रही हो, उन्होंने राष्ट्र के योगदान में कम काम किया और अपने व्यक्तिगत विकास में ज्यादा काम किया। जी 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 इसकी आप देख रहे होंगे कि कल तक जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट लिया था जी और हमारी कांग्रेस सरकार जाती संयुक्त राष्ट्र में जी कि देखिए हमारे साथ ये कर दिया, ये गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई। जी आज उनको टिट फॉर टैट के जवाब जी हम लोग दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ व्यक्तियों को भी और यहाँ के नागरिकों को भी राष्ट्रवाद की विचारधारा में ले जा रही है कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद जब होगा तो वो राष्ट्रवाद के ही विषय में सोचेगा, और जब हर व्यक्ति राष्ट्रवाद के विषय में सोचेगा तो आने वाले 2047 में हमारा राष्ट्र एक विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, जब आपने राजनीतिक आतंकवाद की बात की है तो ये जो अभी पहलगाम में घटनाक्रम हुआ, आतंकवादी घटना हुई जिसमें 26 लोग निर्दोष हिंदुओं का कत्ल हुआ, तो ऐसी स्थिति में मोदी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 अड्डों को तबाह कर दिया और इसके अलावा भी उनको बहुत क्षति पहुंचाई, प्रत्युत्तर में उनको क्षति भी पहुंचाई। लेकिन जो अचानक बीच में युद्ध रोक दिया, इसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि अब ऐसी स्थिति पे युद्ध पूरा करना चाहिए था। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हमने अपना जो है, जो टेररिस्टों ने कहा था जी कि जाके मोदी जी को बता देना, अच्छा जी, तो मोदी जी को बता दे, मोदी जी ने उन्हीं की भाषा में को प्रयोग करते हुए ये बता दिया कि
तुम्हारे जितने टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। जी और जो ये युद्ध नहीं था, ये तो हमने टेररिस्ट कैंप को जी खत्म किया, लेकिन पाकिस्तान ने एक युद्ध छेड़ दिया अपनी मिसाइलें भेज के। तो जी उन मिसाइलों का जवाब फिर हमने मिसाइल से जी दिया। जी जो उन्होंने किया उसका हमने जवाब दिया। जी हमको युद्ध करने नहीं गए थे, हम तो खाली टेररिस्ट कैंप को खत्म करने गए थे। जी जी लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, ये सब आतंकवादी समझिए। पाकिस्तान की सेना भी आतंकवादी सेना है, जी क्योंकि ये देखिए अभी जितने भी टेररिस्ट मारे गए हैं जी उनको पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से जी उनका क्रियाक्रम हुआ। जी तो ये जब पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो उसका जवाब दिया गया। जहाँ का युद्ध रोकने की बात विपक्ष कह रहा है, तो युद्ध हमने किया ही नहीं है। हमारा तो मेन मकसद टेररिस्ट कैंप खत्म करना, हमने खत्म कर दिया उसको। जी और उसके बाद हमें युद्ध को लड़ना ही था। अगर हाँ आगे तुम अगर युद्ध लड़ोगे तो उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। जी और मैं जी इन तीनों सेनाध्यक्षों को और अपनी सेनाओं को बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में जो ये पूर्ण कार्य किया है, पूर्ण कार्य किया देश के प्रति। मैं उसका पूरा देश 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्य वो भविष्य में करते हैं और 140 करोड़ जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अच्छा, जैसे कि मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय सेना ने या यूं कहें कि मोदी जी की जो राष्ट्र नीति थी, मेक इन इंडिया था, जिसके तहत आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई, क्या इस पर कूटनीतिक विजय भाजपा की ये अपने राष्ट्र की हुई है, देश की हुई है, कूटनीतिक विजय हुई है? इसमें क्या कहेंगे? कूटनीति में हम कहाँ किस स्तर पर पहुंचे? एक कूटनीतिक विजय तो हमारी बहुत बड़ी हुई है जी क्योंकि अगर देखिए अभी रूस यूक्रेन का युद्ध जी स्टार्टिंग हुआ था कि रूस ने सोचा था कि हम 15 दिन में यूक्रेन को खत्म कर देंगे, लेकिन आज 3 साल हो गए और युद्ध बराबर चल रहा है। तो आप समझिए रूस की भी आर्थिक हानि हो रही है और यूक्रेन की भी जनहानि हो रही है। दोनों देशों की जनहानि और धन हानि हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, रूस का भी विकास रुक गया और यूक्रेन का भी विकास रुक गया। तो आज रूस के भी नागरिक परेशान हैं और यूक्रेन के भी नागरिक परेशान है, क्योंकि युद्ध कोई हल नहीं होता। जो बात बैठ के टेबल में हो जाती है वो युद्ध से बात हल नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमने युद्ध, ये जो हमने अभी कैंप पाकिस्तान में किया, 23 कैंप हमको उड़ाया था तो हमने उसको उड़ा दिया, हमें कोई युद्ध नहीं करना था। लेकिन हाँ, अगर युद्ध हम पर थोपा जाएगा तो हम उसका पूरी ताकत से और अपने पूरे सारे सामान से उसका मुकाबला करेंगे। जी जी जी। अच्छा, एक बात और, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई। अभी विपक्ष की बात आप चूंकि की आपने, तो विपक्ष पर जैसे अनर्गल प्रलाप कर रहा है, जैसा कि अभी आपका कहना है, तो ये जो वक्फ को कानून संशोधन, वक्फ संशोधन कानून जो अभी बना है, इस पर मोदी जी का कहना ये है कि ये जो कानून है ये गरीब और असहाय पसमानदा मुस्लिमों के हित में है, लेकिन ये अपने देश की विपक्षी पार्टियां और कुछ लोगों के साथ इस तरह का ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों के साथ अहित हुआ, धोखा हुआ। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पूरे विश्व में जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं कहीं भी वक्फ कानून नहीं है। अच्छा। पूरे विश्व के मुस्लिम राष्ट्रों में वक्फ है ही नहीं। अच्छा। ये सिर्फ कांग्रेस की देन थी, जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा जी की, जो उन्होंने इस देश में वक्फ कानून बनाया और वक्फ कानून बना के एक संगठन को दे दिया। और इसमें कुछ माफिया के लोग, माफिया टाइप के लोग इसमें कब्जा करें वक्फ में, और ये अपनी मन मर्जी से जो उंगली उठा दे, जमीन हमारी तो वो जमीन की है, जबकि ऐसा नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ था, उस समय की जो खसरा और खतौनी जो होती है, इसमें की जमीन दर्ज होती है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो इनके पास 80% जमीनें फर्जी होंगी वक्फ के पास। लेकिन ये कांग्रेस के समय जो कानून बना ये वक्फ का, इसको सुधार करने के लिए ही मोदी जी ने नया कानून लाया है कि इसमें माफिया का राज खत्म होगा और उन गरीब मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा जो बेचारे आज भी सड़कों पे
किराए पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जमीन दी जाएगी, उनका विकास किया जाएगा, उनके बच्चों का विकास किया जाएगा। तो मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को देख रहे हैं, किसी एक धर्म या संप्रदाय को नहीं देख रहे हैं। तो पूरे देश के 140 करोड़ जो लोग हैं, मोदी जी सबको अपना परिवार मानते हैं और हर व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है। इसको लेकर ही मोदी जी राष्ट्रीय भावना से राष्ट्र के विकास में लगे हुए हैं और हम सभी का देशवासियों का कर्तव्य है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सहयोग में भागीदार बन जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप शिक्षा विभाग से हैं जी, और शिक्षा पे प्रश्न ना हो तो बात ही नहीं बनती। तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो जब लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू कराई थी तो उस समय इसका बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन आज की तारीख में यदि हम देखें तो अपने देश में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पूरी तरह से लागू हो चुकी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जस्ट लाइक व्यावसायिक शिक्षा ही बनकर रह गई है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, जो मैकाले ने शिक्षा नीति बनाई थी जी उसमें सिर्फ उन्होंने बाबुओं का एक वर्ग खड़ा किया जी कि बाबू बनेगा, इसके आगे वो कुछ सोच नहीं पाएगा। तो मोदी जी ने अभी एनईपी लाया 2020। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। अच्छा, वो पूरे देश में लागू हो गई है। अच्छा, और आज पहले देखिए थे साल में एक एग्जाम होती है, आज सेमेस्टर वाइज साल में 2 एग्जाम होती है और हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को कंप्यूटर, ऑफिस मैनेजमेंट और नई नई जानकारियों के लिए उनको हम लोग बाहर भी ले आते हैं। अच्छा। नई नई फैक्ट्रियों में क्या हो रहा, क्या उत्पादन हो रहा, उसको उनकी जानकारी देते हैं, क्योंकि ये नई एजुकेशन पॉलिसी में सब चीज है। अच्छा। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आने वाले समय में ये देश के विकास में बहुत ही उत्तम कार्य करेगी और बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था मोदी जी ने की है कि आने वाला समय हम भारतवर्ष को एक ऐसी शिक्षा नीति दे रहे हैं, देने जा रहे हैं जो 2020 एनईपी है, वो आने वाले समय में भारत के हर व्यक्ति को शिक्षित कर देगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी शिक्षा पे काम हो रहा है, बहुत शिक्षा पे भी काम हो रहा है। एनईपी 2020 मोदी जी लाए हैं जी। और ये एनईपी 2020 ये सिर्फ पढ़े और स्वयं अपना व्यापार करे, वो रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाला ये हमारी शिक्षा नीति 2020 मोदी जी ने लागू की है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता कर्मचारी मोर्चा के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं जी। तो ये जो पेट्रोलियम गैस उपभोक्ता कर्मचारी मोर्चा है, ये है क्या, वास्तव में क्या है? ये सर, हम आप जैसे उपभोक्ता जी, हमारे घर में हम लोग काम बाहर चले जाते हैं, घर में मेरी महिला रहती है जी, तो सिलेंडर देने वाला घर में आता है जी। अब उसका कोई भी रिकॉर्ड शासन और प्रशासन के पास नहीं है और हमारे पास और आपके पास भी नहीं है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति सिलेंडर देने आ रहा है, क्या काम करता है, कहाँ का रहने वाला है, तो इसकी कोई भी आइडेंटिटी शासन प्रशासन के पास नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी कमी जो पेट्रोलियम अधिकारी हैं इनका सबसे बड़ा कार्य ये है कि जिस एजेंसी में जितने डिलीवरी मैन काम कर रहे हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए जी, उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और थाने से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए जी। कि ये, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हर जगह जी छोटी छोटी जगहों में चोरी हो रही है। हाँ जी, आज देश में कई तरह के लोग हैं, हमारे घर में बच्चे अकेले हैं, सिलेंडर के बहाने रैकिंग कर लें, कल को हमारे घर में डकैती डाल दें। तो इसलिए उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से मैंने बात की तो कर्मचारियों को भी उनका हक नहीं मिल रहा जी। जैसे ईएसआई है, फंड है, बीमा और सरकार के द्वारा जो योजनाएं सिमको की चलाई जा रही उन योजनाओं का 1% लाभ इन पेट्रोलियम एलपीजी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, जबकि सरकार ने इतनी योजना बनाई है जी। तो सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए मैंने इस संगठन का निर्माण किया है और अपने पेट्रोलियम एलपीजी उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मैंने इसका संगठन का निर्माण किया है। इससे उनको क्या क्या लाभ होंगे?
अब ये जो हमने अभी सबको शासन को लेकर भेज दिया प्रशासन को, इससे लाभ होगा कि सबसे पहले तो हर डिलीवरी मैन का एक एड्रेस होना चाहिए, वेरिफिकेशन, और उनका आधार होना चाहिए, उनका ESI होना चाहिए, उनका फंड होना चाहिए। अब देखिए आजकल योजना गवर्नमेंट लागू, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब बीमार होता आदमी 5 लाख का बीमा, आयुष्मान कार्ड, लेकिन इन LPG कर्मचारियों को जब कहीं नाम ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में है, तो क्या कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा और माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भी आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों के डिलीवरी मैन के विषय में सोचें। देखिए आज अभी कितनी धूप हो रही है, ये जाड़ा गर्मी बरसात में आपके घर में सिलेंडर पहुंचाते हैं। कोरोना काल में सब लोग अपने घर में कैद हो गए थे, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी पेट्रोल दे रहे थे और LPG कर्मचारी आपके गैस घर में गैस डिलीवरी पहुंचा रहे थे। तो क्या ये इंसान नहीं है? तो इनका भी ध्यान रखना हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब अब चूंकि 2 दिन बाद 31 मई को जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है विषय है, अहिल्याबाई जयंती है। 31 मई को अहिल्याबाई जयंती है, विद्यालयों में ही इसके प्रोग्राम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आज शिक्षा की बात करें तो अहिल्याबाई के विषय में एक तरह से जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है, क्या संदेश देंगे आप लोगों को? देखिए अहिल्याबाई होलकर ने जब शिक्षा का कोई महत्व नहीं था तब उन्होंने महिलाओं को शिक्षा की ओर जागृत किया कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनके परिवार का विकास होगा, और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने महिलाओं को रोजगार भी दिया और रोजगार करने के लिए आगे बढ़ाया। उस समय की कुरीतियां ये थी कि जानते थे पुरुष प्रधान समाज था हमारा, आज तो कम है लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा था। तो पुरुष प्रधान जो हमारी व्यवस्था थी उसको थोड़ा कम करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी अहिल्याबाई होलकर ने किया। मंदिरों कुएं का पानी का कुएं का निर्माण, कुएं खुदाए, पानी की व्यवस्था की, नहरें खुदवाई, पानी की व्यवस्था की, सिंचाई की व्यवस्था की। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो राष्ट्र के लिए और महिलाओं के लिए कार्य किया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसी महिला अहिल्याबाई होलकर को मैं सत्संग नमन करता हूं और उनके किए गए कार्यों को हम अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अहिल्याबाई होलकर जिनको लोग विस्मित कर चुके थे, जबकि उनका समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर लोग गुमराह हो रहे हैं, उसको भी आपने साफ करने का बताया कि किस प्रकार से लोगों के मन में भ्रम को दूर करा, कैसे दूर करना चाहिए, इसके विषय में भी जानकारी दी। शिक्षा में हो रही बदलाव को लेकर के भी आपने जानकारी दी, अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।